अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, माय डियर सब्सक्राइबर्स। आज का जो हमारा क्लास है, इट इज द नेक्स्ट क्लास ऑफ व्हाट जेके एसएसबी पंचायत असिस्टेंट अकाउंट्स असिस्टेंट। ठीक है, अब तक हमने केमिस्ट्री पोर्शन उठा लिया था, तो हमने फिजिकल एंड केमिकल चेंज कंप्लीट कर लिया। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस विथ गैस लॉज हमने कंप्लीट कर लिया। दिस इज द थर्ड सरफेस केमिस्ट्री। आज हमें यह देखना है कि ये जो सरफेस केमिस्ट्री है इसमें क्या क्या पढ़ना है। पहली बात आप याद रखिएगा, दिस इज द चैप्टर इन 12th क्लास केमिस्ट्री। ये 12th क्लास केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, सबसे इजी वहां पे 12th में। ठीक है, और दूसरी बात हमें क्या करना है, हमें इसमें कुछ पहले 2-3 पेजेस देखने हैं। वहां पे आप कंफ्यूज मत हो जाइए, ये सरफेस केमिस्ट्री बहुत बड़ा चैप्टर है, सब नहीं पढ़ना है तो एक साल लग जाएगा। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री। अब यहां पे तो हमें ये केमिस्ट्री पता है कि हम केमिस्ट्री किसको बोलते हैं। ठीक है, साथ साथ अब इस सरफेस को देखना है। सरफेस, अगर आपको सरफेस डिफाइन करनी हो, सरफेस क्या लिखोगे आप? अगर हम किसी, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे एक ऑब्जेक्ट लिया, सॉलिड ले लिया, अब इसकी सरफेस, ये इसकी सरफेस हो गई। ठीक, अगर ऐसे देखो ये तो ये इसकी क्या हो गई, सरफेस। क्या लिखोगे आप? द अपर पार्ट, द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ सॉलिड और लिक्विड। लिक्विड या सॉलिड की बात करोगे आप, इनका जो अपर पोर्शन होगा, उस पोर्शन को आप क्या करते हो, उस पोर्शन को हम सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उस पोर्शन को? सरफेस। क्या लिखा हमने देख लिया यहां पे कि सरफेस क्या होती है पहले, क्योंकि हमें डेफिनेशन देनी है पहले सरफेस केमिस्ट्री की, फिर इसमें कौन कौन सी टर्म्स पढ़नी है वो हम देख लेंगे, 1-2 लेक्चर में हो जाएगा। ठीक है, हमने पहले बोला कि ये 12th क्लास में है, जिसको पढ़ना होगा एनसीईआरटी 12th क्लास की केमिस्ट्री देख ले, एनसीईआरटी 12th क्लास की, सब कुछ क्लियर हो जाएगा वहां से। ठीक है, तो सरफेस केमिस्ट्री में वर्ड सरफेस आया है, द अपर पोर्शन ऑफ लिक्विड और सॉलिड, इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप सरफेस बोलोगे। अब साथ साथ क्या लिखा गया है? केमिस्ट्री। अब इसमें क्या केमिस्ट्री है, अब इसमें क्या केमिस्ट्री है वही देखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एक सॉलिड ले लेता हूं, क्या मैं यहां पे एक सॉलिड ले लेता हूं? ठीक है, एक सॉलिड ले लिया मैंने, पर्टिकुलरली मैंने एक मेटल ले लिया, फॉर एग्जांपल सॉलिड। अब आपको पता है ये जो मेटल है या सॉलिड है, इट इज द मेटल, सबको पता है, पहले ही लेक्चर में बोला है हमने। और हमें ये भी पता है कि जो ये मैटर है ये किसका बना हुआ होगा? पार्टिकल्स का। ठीक, तो हम यहां पे पार्टिकल्स लिख लेते हैं इसके। फॉर एग्जांपल दीज आर इट इज पार्टिकल्स, दीज आर इट इज पार्टिकल्स। मैं यहां पे इसके पार्टिकल्स बना लेता हूं, ये इसके पार्टिकल्स है। ठीक है, अब जो मैंने यहां पे ये ब्लैक डॉट्स डाले हैं, ये ब्लैक डॉट्स को मैंने बोला कि इन पार्टिकल्स से हमारा क्या, हमारा सॉलिड बन गया है। ठीक है, अब एक बात यहां पे देख लीजिए, हमें सरफेस केमिस्ट्री की डेफिनेशन देनी है, इसके लिए आपको इन पार्टिकल्स पे ध्यान देना होगा। मैं यहां पे एक पार्टिकल ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल दिस, इसको ये बोलोगे कि ये पार्टिकल जो है, ये पार्टिकल सेंटर में है। कौन सा पार्टिकल? जिस पार्टिकल को मैं यहां इंडिकेट कर रहा हूं। ठीक है, ये वाला पार्टिकल कहां पे है? ये सेंटर में है। अब यहां पे देख लीजिए, इसको ये नीचे वाला पार्टिकल अपनी तरफ खींच लेता है, फोर्स। इसको ऊपर वाला पार्टिकल भी अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि आपको पता है द पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स बाय अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये तो आपको पता ही है। इसी तरह इसको ये भी अपने ऊपर अपनी तरफ खींचेगा और ये भी अपने ऊपर खींचेगा। कोई आप में से बता सकता है कि नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स क्या होगा? पार्टिकल एट बल्क, बल्क मींस सेंटर, पार्टिकल एट बल्क, जो सेंटर में या बल्क में ये पार्टिकल है, इस पे नेट फोर्स क्या होगा? देख लीजिए, ये भी इसको अपनी तरफ खींचता है पार्टिकल, ये भी अपनी तरफ खींचता है। दैट मींस द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज सेम। क्यों? क्योंकि यहां पे भी एक यही किस्म का पार्टिकल है, यहां पे भी यही किस्म का पार्टिकल है। जितना फोर्स ये लगाएगा उतना फोर्स ये भी लगाएगा। दैट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज सेम, बट डायरेक्शन, ये इस तरफ खींचता है, ये उस तरफ खींचता है। फॉर एग्जांपल इफ दिस इज प्लस फोर्स, दिस इज माइनस, बिकॉज देयर इज डिफरेंस इन द डायरेक्शन एंड हियर इट विल गेट कैंसल।
here it will get cancelled. For example, अगर ये पार्टिकल 10 न्यूटन देता है फोर्स, ये पार्टिकल भी कितना देगा 10 न्यूटन, ये प्लस है ये माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा। यही सिचुएशन यहां पे भी हो जाएगी। दैट मींस दिस पार्टिकल हैज नो नेट फोर्स, इस पे कोई फोर्स ही नहीं है, क्योंकि दीज फोर्सेस वर इक्वल एंड दे कैंसिल ईच अदर, दे कैंसिल ईच अदर। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ जो ये सेंटर में पार्टिकल है इस पे कोई फोर्स नहीं, उसको कोई अपनी तरफ खींचता ही नहीं है अब, क्योंकि फोर्स क्या था, फोर्स हो गया है कैंसल। अब सरफेस के पार्टिकल को ले लीजिए, सरफेस के पार्टिकल को ले लीजिए। ठीक है, सरफेस पार्टिकल को हमने यहां पे ले लिया। अब इसकी कंडीशन जरा देख लीजिए, इसको ये अपनी तरफ खींचता है, ये अपनी तरफ खींचता है, अपोजिट डायरेक्शन, दैट मींस कैंसल। बट यहां पे क्या हो रहा है, नीचे वाला जो पार्टिकल है ये इसको अपनी तरफ खींच लेता है, दैट मींस इनवर्ड्स, अंदर खींच लेता है। क्या इसको बैलेंस करने के लिए यहां कोई पार्टिकल है? नो पार्टिकल, यहां पे पार्टिकल नहीं है, यहां पे पार्टिकल नहीं है। हम ये बोल सकते हैं अनयूटिलाइज्ड वैलेंसी है यहां पे, या यहां पे वैकेंसी है। इसका फोर्स इस वक्त ये दो तो कैंसल हो गए, लेकिन ये कैंसल नहीं हो रहा है। दैट मींस द पार्टिकल विल फील नेट इनवर्ड पुल, इनवर्ड पुल। इस पार्टिकल को लग रहा है कि कोई मुझे नीचे की तरफ खींच रहा है, कोई मुझे नीचे की तरफ खींच रहा है। अब इन दो पार्टिकल्स को कंपेयर करो, मुझे बोलो ये वाला स्टेबल है कि ये वाला स्टेबल है? कौन सा पार्टिकल स्टेबल है? द पार्टिकल इन द सेंटर इज स्टेबल एंड द पार्टिकल इन द सरफेस, ऑन द सरफेस इज इन ए टेंशन, इज इन ए टेंशन। देख लीजिए मैं क्या वर्ड यहां पे लिख रहा हूं, मैं यहां पे वो मुझे इसकी डेफिनेशन देनी है। मैं यहां पे लिख रहा हूं कि जो पार्टिकल सरफेस पे है, इस पार्टिकल की सारी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है, जिसकी वजह से इनवर्ड पुल ये महसूस करता है फ्रॉम द इंटीरियर पार्टिकल्स। This means the particle at the surface is in tension. जब ये पार्टिकल टेंशन में है, ये भी तो सरफेस पे है, इस पे भी क्या होगा टेंशन। यहां पे सब पार्टिकल्स की सिचुएशन यही होगी, ये उनको क्या लगता होगा कि कोई हमें अंदर की तरफ खींच रहा है। दैट मींस ऑल द पार्टिकल्स ऑन द सरफेस आर इन टेंशन। या हम ये बोल सकते हैं कि सारी सरफेस किस में है? टेंशन में है, जिसको आप सरफेस टेंशन फिनोमेना बोलते हो। क्या बोलते हैं हम इसको? सरफेस टेंशन। अब क्या है ये सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन मींस, ये आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन इसके लिए पता होना चाहिए कि जब पार्टिकल जो सरफेस पे होते हैं, ये इनके पास बैलेंस्ड वैलेंसीज नहीं होती है। ऊपर वाली जो वैलेंसी है दैट इज अनबैलेंस्ड, जिसकी वजह से इनको अंदर वाले मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स अपनी तरफ खींच लेते हैं। दीज पार्टिकल्स आर इन द टेंशन, और यू कैन से एवरी पार्टिकल ऑन द सरफेस इज टेंशन। द सरफेस इज फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ दीज पार्टिकल्स, दैट मींस होल सरफेस इज इन टेंशन, होल सरफेस इज इन टेंशन। ये तो इस सरफेस केमिस्ट्री का फंडा है जिस पे आपको वर्क करना है। जिसको ये समझ आ गया, सारे टॉपिक्स इसके क्लियर हो जाएंगे। अब सरफेस केमिस्ट्री को यहां पे लाओ कि है क्या ये सरफेस केमिस्ट्री, ये सरफेस केमिस्ट्री है क्या? अब क्या? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री का एक ब्रांच है। ठीक, करता क्या है ये? विच deals with, किसकी तरफ डील करता है? which deals with nature of surface, nature of surface कि आपको सॉलिड और लिक्विड की सरफेस दी गई है, आपको चेक करना है कि इस सरफेस का नेचर क्या है, इस सरफेस का नेचर क्या है। and the species present on this surface, on this surface। देख लीजिए, दो चीजों के लिए ये सरफेस केमिस्ट्री आ गई है। एक तो आपको ये बोलेगा कि जो ये सबस्टेंस है आपका सॉलिड या लिक्विड, इसका सरफेस किस नेचर का है, और साथ साथ इस सरफेस पे अगर कोई और स्पीशीज बैठ गई है, किस लिए बैठेगी? ये वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए कौन सी स्पीशीज बैठी है। ठीक है, दैट मींस इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with nature of surface
and the species present on it, species present on it। अब तो हमारा सरफेस केमिस्ट्री क्या हो गया, क्लियर हो गया। आई कहां से ये सरफेस केमिस्ट्री, because the molecules at the surface were in tension, they were experiencing a net inward pull, they were experiencing a net inward pull। क्यों inward pull ये महसूस कर रहे थे, because of unbalanced valencies on the surface, valencies on the surface। ठीक है, यह हो गया हमारा सरफेस केमिस्ट्री, यहां तक तो ठीक है। हाँ, एक बात और यहां पे याद रखिए, मैं लिख रहा हूं इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द नेचर ऑफ सरफेस, ये तो ठीक है, लेकिन सरफेस जब मैं बात कर रहा हूं, मैंने बार बार यूज किया सरफेस ऑफ लिक्विड और सरफेस ऑफ सॉलिड, मैंने गैस यूज नहीं किया, बिकॉज गैसेस डू नॉट हैव सरफेस। ये याद रखिएगा, गैसेस जो होते हैं इनके पास सरफेस नहीं होती है, इनके पास सरफेस नहीं होती है। जब आपको सरफेस केमिस्ट्री पढ़नी है कि कहां पे अनबैलेंस्ड वैलेंसीज है, कहां पे टेंशन है, कहां पे सरफेस है, या तो वो सॉलिड्स में आपको पढ़ना पड़ेगा या तो वो आपको लिक्विड्स में पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज गैसेस में आप ये नहीं पढ़ सकते क्योंकि इनके पास सरफेस नहीं है, इनके पास सरफेस नहीं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो मेन टॉपिक है इसका, उसकी तरफ जा रहे हैं। दिस वाज द इंट्रोडक्शन कि क्या हो रहा है इस सरफेस केमिस्ट्री का फंडा एक्चुअली में क्या है। अब हम जा रहे हैं, इसका पहला जो टॉपिक है आज कवर कर लेंगे, कल दूसरा कर लेंगे। ठीक है, इट इज एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन फर्स्ट टॉपिक, एडजॉर्प्शन। ये एडजॉर्प्शन है क्या, यही हमें देखना है यहां पे, यही हमें यहां पे देखना है। ठीक, ये जो हमने यहां पे स्ट्रक्चर बनाया था अभी, मैं दोबारा बनाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन याद रखिएगा जब आप सरफेस की बात कर रहे हो, ये सरफेस है इसकी, ये सरफेस या तो लिक्विड की हो सकती है या सॉलिड की हो सकती है, गैसेस डू नॉट हैव सरफेस। अब मुझे बोलिए, ये जो यहां पे सॉलिड है या लिक्विड है, इसकी सरफेस टेंशन में है, क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स इनवर्ड पुल महसूस कर रहे हैं। हर कोई, that means it's unstable, that means it is unstable। हर कोई चीज दुनिया में स्टेबल होने की कोशिश करता है, हर कोई चीज दुनिया में स्टेबल होने की कोशिश करता है। अगर कोई इंसान 100 रुपया दिन में कमाता है, इसके नीड्स फुलफिल होते हैं, लेकिन फिर भी वो इतनी मेहनत करता है कि मैं 300, 400, 500, 1000 कमाऊं दिन में, दैट मींस ही नीड्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। वो चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा स्टेबल बन जाऊं। इसी तरह जो भी चीज दुनिया में है वो स्टेबल होने की कोशिश करता है। ठीक है, उस कोशिश में लग जाता है। तो फिर ये सॉलिड जो है, इसकी सरफेस या इसकी लिक्विड की सरफेस, ये भी क्या कोशिश करेगा कि मैं स्टेबल हो जाऊं, और स्टेबल होने के लिए ये अपनी इस सरफेस पे, ये अपनी इस सरफेस पे जिसको मैं इंडिकेट कर रहा हूं, कुछ मॉलिक्यूल्स को जमा कर लेगा। कुछ मॉलिक्यूल्स को जमा मींस एक्युमुलेट कर लेगा। क्या कर लेगा? एक्युमुलेट। जब ये मॉलिक्यूल्स यहां पे आ गए, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एक और, यहां पे आ गए ये मॉलिक्यूल्स, तो फिर अब ये जो सॉलिड की सरफेस थी, इसका टेंशन खत्म हो गया, क्योंकि यहां से भी ये अट्रैक्टेड है, यहां से भी, और ऊपर से भी ये किसी मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्टेड है, इसका टेंशन खत्म हो गया, इट बिकम्स स्टेबल। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि जो भी सरफेस है सॉलिड की या लिक्विड की, जैसे कि इंसान या कोई और चीज दुनिया में स्टेबल होना चाहता है, हर कोई ऑब्जेक्ट दुनिया में स्टेबल होना चाहता है, ये सॉलिड या लिक्विड की सरफेस भी स्टेबल होने की कोशिश करेगी। इट विल अट्रैक्ट या इट विल एक्यूमुलेट मॉलिक्यूल्स। कौन से मॉलिक्यूल्स? अगर ये सॉलिड है यहां पे, तो ये लिक्विड को भी अपने ऊपर जुमा कर सकता है या गैसेस को भी अपने ऊपर जुमा कर सकता है। फॉर एग्जांपल हम गैसेस की बात कर लेंगे। ठीक, किस लिए? ताकि इसका टेंशन दूर हो जाए, ताकि ये अनस्टेबिलिटी से कहां चेंज हो जाए? स्टेबिलिटी में। ठीक है, इसके लिए इसको क्या करना पड़ा? एक्यूमुलेट करना पड़ा। क्या? लिक्विड मॉलिक्यूल्स और गैसियस मॉलिक्यूल्स। मैं यहां पे एक टर्म लिख लेता हूं, द एक्यूमुलेशन ऑफ molecular species, the accumulation of molecular species means liquid, gas या ये सॉलिड को भी अपने ऊपर कर सकता है, ठीक, किसी दूसरे सॉलिड। the accumulation of molecular species on the surface
ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड, मैं सॉलिड को ही यहां पे लिख लेता हूं, ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड, किस लिए? इन ऑर्डर टू रिलीज सरफेस टेंशन, इन ऑर्डर टू रिलीज सरफेस, जो इसकी सरफेस में टेंशन था, इस टेंशन को रिलीज करने के लिए इसने क्या कर दिया? इसने अपने सरफेस पे दूसरे मॉलिक्यूलर स्पीशीज को एक्यूमुलेट किया, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एडसॉर्प्शन। एड मींस जमा होना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? एडसॉर्प्शन। ठीक है, दोबारा से सुन लीजिए कि जो ये मॉलिक्यूलर स्पीशीज है, जो ये क्रिस्टल है सॉलिड का या ये लिक्विड है, इसका सरफेस पे टेंशन है, ये टेंशन खत्म करने के लिए ये मॉलिक्यूलर स्पीशीज को दूसरे किसी मॉलिक्यूल को अपने ऊपर जुमा कर लेगा। किस लिए? ताकि इसका सरफेस टेंशन खत्म हो जाए या क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। इस मॉलिक्यूलर स्पीशीज का जुमा हो जाना, इसको हम एडसॉर्प्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडसॉर्प्शन। या दूसरी डेफिनेशन यहां पे लिख लीजिए आप। अब मुझे बोलिए, जो ये मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल गैसेस हो गए हैं एडसॉर्ब सॉलिड पे, अब मुझे बोलिए ये गैसेस जो यहां पे एडसॉर्ब हो गए, ये सरफेस पे रह गए कि अंदर चले गए? क्या ये सॉलिड के अंदर चले गए या ये सरफेस पे रह गए? ये सरफेस पे रह गए, ये सरफेस पे रह गए। तो फिर हम ये बोल सकते हैं द हायर कंसंट्रेशन, द हायर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मींस मिकदार ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज, मॉलिक्यूलर स्पीशीज ऑन द सरफेस, सरफेस ऑफ सॉलिड, क्योंकि मैं सॉलिड को ले रहा हूं, then in the bulk means center, is called adsorption, is called adsorption। देख लीजिए adsorption की डेफिनेशन हमने दो तरीके से लिखी यहां पे। पहले हमने ये देख लिया कि जो ये मॉलिक्यूल है, जो ये सॉलिड और लिक्विड है, इसकी सरफेस टेंशन में है, खत्म करने के लिए मॉलिक्यूल उसको जमा कर लेगा, एडसॉर्प्शन हो गई। ठीक, दूसरी बात हमने ये लिखी कि ये मॉलिक्यूल हो गया, ये तो सरफेस पे जमा हो गया, अंदर तो नहीं चला गया। हायर कंसंट्रेशन, ज्यादा मिकदार मॉलिक्यूलर स्पीशीज की, कहां पे है? सरफेस पे है, बल्क में नहीं है। दिस इज आल्सो कॉल्ड एडसॉर्प्शन, दिस इज आल्सो कॉल्ड व्हाट? एडसॉर्प्शन। ठीक है, हम एडसॉर्प्शन टर्म पढ़ रहे हैं, इसमें हमने देख लिया कि पहले एडसॉर्प्शन है क्या और ये एडसॉर्प्शन होती क्यों है। क्यों होती है एडसॉर्प्शन? क्यों होती है एडसॉर्प्शन? क्योंकि इसको रिलीव करना है। क्या रिलीव करना है? कि रिलीज करना है सरफेस टेंशन। अब यहां पे दो चीज आमने सामने आ गई। एक तो ये गैसियस स्पीशीज जो जुमा हो गए, किस पे? सरफेस पे। किसकी सरफेस पे? सॉलिड की। ठीक है, सॉलिड की। इनको साइंस में, केमिस्ट्री में, इस चैप्टर में अलग अलग नेम्स दिए गए हैं ताकि आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। दिस सरफेस, याद रखिए, दिस सरफेस ऑन विच एडसॉर्प्शन ओकर्स, वो सरफेस जिस सरफेस पे एडसॉर्प्शन होती है। हियर इज द सरफेस, हियर इज द सरफेस। इस एडसॉर्प्शन को बोलते हैं एडसॉर्बेंट। क्या बोलते हैं हम इसको? एडसॉर्बेंट। अब क्या रह गया? द मॉलिक्यूलर स्पीशीज, द मॉलिक्यूलर स्पीशीज, ये मॉलिक्यूलर स्पीशीज लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, बट सरफेस कैन नेवर बी गैस, सरफेस कैन नेवर बी गैस। ठीक है, मॉलिक्यूलर स्पीशीज which gets adsorbed on the surface of solid or liquid, surface of solid or liquid, इसको बोलते हैं एडसॉर्बेट, एडसॉर्बेट। ये दो टर्म्स आप याद रखिएगा। एडसॉर्बेंट हम अब सरफेस नहीं बोलेंगे, हम एडसॉर्बेंट बोलेंगे। अब हम गैस मॉलिक्यूल्स, लिक्विड मॉलिक्यूल्स नहीं बोलेंगे, हम एडसॉर्बेट बोलेंगे। That means here the surface is adsorbent and the molecules of gas or liquid which gets adsorbed, इनको आप बोलोगे adsorbate। क्या बोलोगे इनको आप? adsorbate। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। आपने adsorption, हाँ मुझे अब ये बात बोलिए, यहां पे ये adsorption कहां पे हो गई? सरफेस पे कि बल्क पे? सब बोलेंगे कि भाई ये तो सरफेस पे जमा हो गया गैस या लिक्विड। जरा केमिस्ट्री की डेफिनेशन याद कीजिए। किस केमिस्ट्री की? सरफेस केमिस्ट्री की, which deals with the nature of surface। इस सरफेस की बात कर रहा है केमिस्ट्री कि इसमें सरफेस टेंशन है, और स्पीशीज जो इस पे प्रेजेंट है, किस लिए? सरफेस टेंशन को खत्म करने के लिए, उसकी बात हो रही है। इस वक्त क्या हो गया इस पे जुमा? गैस या लिक्विड। इस प्रोसेस को क्या बोला आपने? एडसॉर्प्शन। दैट मींस दिस एडसॉर्प्शन, ये जो एडसॉर्प्शन है, इट इज ए
सरफेस फिनोमेना, इट इज ए सरफेस फिनोमेना या सरफेस प्रोसेस आप बोल सकते हो कि एब्जॉर्प्शन जो है ये टोटली होली एंड सोली सरफेस ऑफ द मेटल पे होती है या सरफेस ऑफ द लिक्विड पे होती है और इंटीरियर के साथ कोई लेना देना ही नहीं है। दैट मींस दिस इज द सरफेस फिनोमेना जो कि सरफेस पे होती है और इसी प्रोसेस को के लिए ऐसी प्रोसेस के लिए केमिस्ट्री का ये ब्रांच है विच इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री, विच इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है यहां पे अब यहां पे और एक बात, ये एड्जॉर्प्शन तो हो गया, एड्जॉर्प्शन तो हो गया, ठीक है। दूसरी बात यहां पे आप याद रखिएगा, एड्जॉर्प्शन में दोबारा यहां पे लिखता हूं एक पॉइंट के लिए। किस पॉइंट के लिए, ये भी यहां पे देख लेते हैं। अच्छा, एक केमिस्ट्री में एक चीज याद रखिएगा कि जो भी चीज अनस्टेबल हो उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। ये केमिस्ट्री में माना जाता है कि जो भी चीज, जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी चीज, जो भी सब्सटेंस अनस्टेबल, जितना अनस्टेबल हो उतना उसकी एनर्जी ज्यादा होती है और जितना स्टेबल हो उतना उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, कम होती है, ठीक है। अब और एक बात यहां पे याद रखिए, इट इज रिलेटेड टू दिस एड्जॉर्प्शन और मुझे कंफर्म है कि ये क्वेश्चन आएगा। हाँ, क्या है यहां पे, अब पहले जो ये था ये अनस्टेबल था, इसकी एनर्जी क्या थी, ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल 20 किलो जूल्स, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल हियर। अब जब इस पे एड्जॉर्प्शन हो गया, ये क्या बन गया, स्टेबल। जब ये स्टेबल बन गया, एनर्जी लेस, फॉर एग्जाम्पल 10 किलो जूल्स। व्हाट इज द डिफरेंस देयर, 10 किलो जूल, ये 10 किलो जूल्स कहां चला गया। अगर इसके पास पहले 20 किलो जूल्स एनर्जी थी, फॉर एग्जाम्पल एड्जॉर्प्शन से स्टेबल हो गया, इसके पास 10 किलो जूल्स रह गए क्योंकि एनर्जी कम होनी चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, तो ये कहां चला गया। दैट मींस दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इवॉल्व्ड, दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इवॉल्व्ड व्हाइल एड्जॉर्प्शन। जब भी कहीं पे आपको लगे कि एड्जॉर्प्शन हो गई है तो वहां पे एनर्जी जो है वो इवॉल्व हो गई है। क्या हो गई है, इवॉल्व। लास्ट लेक्चर जो हमने दिया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज एंड फिजिकल केमिकल चेंज में, उस वक्त मैंने चेंज इन टेम्परेचर में बोला था कि जब कोई रिएक्शन आपको वहां से एनर्जी दे दे, दैट मींस एनर्जी गेट्स इवॉल्व्ड, दैट्स कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दैट्स कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहां पे भी तो वही होता है, एनर्जी इवॉल्व हो जाती है। दैट मींस दिस एड्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। ये जो आपकी एड्जॉर्प्शन है, ये एड्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक इन नेचर है, एक्सोथर्मिक इन नेचर है। पॉइंट्स याद रखिए, सरफेस टेंशन खत्म करने के लिए मॉलिक्यूलर स्पीशीज इस पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं एड्जॉर्प्शन। और जो सरफेस होती है जहां पे एड्जॉर्प्शन होती है दैट्स एड्जॉर्बेंट, और जो मॉलिक्यूल उस पे बैठ जाता है दैट्स एड्जॉर्बेट। और जैसे कि एड्जॉर्प्शन हो जाती है, मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल बन जाता है, सॉरी सॉलिड या लिक्विड ज्यादा स्टेबल बन जाता है, स्टेबल बन जाता है मींस इट हैज रिलीज्ड एन अमाउंट ऑफ एनर्जी, और वो रिएक्शन जहां पे एनर्जी रिलीज होती है दैट इज एक्सोथर्मिक, दैट इज एक्सोथर्मिक, ठीक है। अब दूसरी बात, दूसरा टर्म यहां पे डिसॉर्प्शन, क्या आ गया दूसरा टर्म, डिसॉर्प्शन। यहां पे एडसॉर्प्शन था, यहां पे डिसॉर्प्शन है। अब मैं क्या चाहता हूं, फॉर एग्जाम्पल आपने कल स्कूल में देख लिया कि टेबल वेबल वगैरह बाकी सब साफ है, जब आप सुबह स्कूल जाओगे तो आप देखोगे कि इस पे डस्ट पार्टिकल्स पड़े हुए हैं टेबल पे, चेयर पे। इसका मतलब एड्जॉर्प्शन हो गई है, इसने डस्ट मॉलिक्यूल्स को या गैस मॉलिक्यूल्स को अपने ऊपर बिठा लिया है एड्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। अब आप कोई सा कपड़ा ले लो, उसको साफ करो, आप क्या कर रहे हो, आप डस्ट को दूर कर रहे हो, आप एड्जॉर्बेट को दूर कर रहे हो। उस वक्त तो वो डस्ट है, लेकिन मेरे लिए वो एड्जॉर्बेट है, आपके लिए डस्ट होगा, मेरे लिए वो एड्जॉर्बेट है। दिस एड्जॉर्बेंट इज सरफेस ऑफ चेयर और इट इज सरफेस ऑफ टेबल। इस पे जो डस्ट पार्टिकल्स बैठ गए थे वो यूं ही नहीं बैठे थे, उसको चेयर ने ही बैठाया था कि आप बैठो, मेरा सरफेस टेंशन खत्म हो जाएगा। दैट वाज एड्जॉर्बेट। अब आप क्या कर रहे हो, आपका जो पियान है वहां पे वो इस चेयर टेबल को, फर्नीचर को साफ करता है। दैट मींस ही इज सेपरेटिंग, उसको पता नहीं, ही इज सेपरेटिंग क्या,
एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। वो एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट को अलग कर रहा है। ये बेचारे तो पता नहीं कैसे जुमा हो गए थे, अब तो इनको ये अलग कर रहा है। ये क्या एडजॉर्प्शन कर रहा है? नहीं, तो फिर क्या कर रहा है? रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन, रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन, रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन। पहले तो हमने बहुत कोशिश की एडजॉर्बेट एडजॉर्बेंट को मिलाने की ताकि सरफेस टेंशन खत्म हो जाए, उसको आपने एडजॉर्बेंट बोला था। लेकिन आपका पियान क्या कर रहा है? वो इन दोनों को अलग कर रहा है। दैट मीन्स वो तो हम एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल पे वर्क कर रहे हैं, वो डिजॉर्प्शन पे वर्क कर रहा है कि मुझे इन दोनों को आपस में नहीं मिलने देना है। रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन, या बोल सकते हो सेपरेटिंग एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। ये एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट को क्या करता है? रिमूव करता है। क्या करता है? रिमूव करता है, एक दूसरे से अलग करता है, एक दूसरे से अलग करता है। ठीक, अब दूसरी बात, जब इनवाइट किया इस मेटल ने कि आप मेरे ऊपर बैठ जाओ, ये ऐसे ही इसके ऊपर नहीं बैठ जाएंगे। देयर मस्ट बी सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर मस्ट बी सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसके दरमियान? एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। किसी किसी जगह ये वीक फोर्सेस होते हैं, किसी किसी जगह केमिकल फोर्सेस होते हैं। दैट मींस स्ट्रांग को हम कल पढ़ेंगे, केमिकल फोर्सेस किस जगह होते हैं एंड वीक फोर्सेस किस जगह होते हैं। बट देयर इज फोर्स, देयर इज फोर्स। ये डिसॉर्प्शन करने के लिए आपको इस फोर्स को खत्म करना पड़ेगा, आपको इस फोर्स को क्या करना पड़ेगा? खत्म। एक बात समझ लीजिए, जब एडजॉर्प्शन होती थी एनर्जी वहां से निकलती थी। अगर आपको डिसॉर्प्शन करना है, आपको एनर्जी यहां से देनी है। दैट मींस डिसॉर्प्शन इज एंडोथर्मिक इन नेचर, एडजॉर्प्शन क्या था? एक्सोथर्मिक इन नेचर, एंड डिसॉर्प्शन विल बी एंडोथर्मिक इन नेचर। या आप ये बोल सकते हो कि जब आपको डिसॉर्प्शन करना होगा, आपको टेंपरेचर को करना पड़ेगा इंक्रीज। दीज आर द पॉइंट्स व्हिच आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस। डिसॉर्प्शन के लिए आपको टेंपरेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज। और प्रेशर की बात करते हैं यहां पे, ये देख लीजिए, यहां पे मैं प्रेशर की बात जब करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मेरा लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड है, इनके दरमियान एडजॉर्प्शन करना चाहता हूं, मुझे ऐसे रखना है। दैट मींस आई हैव टू क्रिएट प्रेशर। मुझे प्रेशर इंक्रीज करना है, तभी तो एडजॉर्प्शन होगा। जब मैं प्रेशर को डिक्रीज करूंगा, डिसॉर्प्शन होगा। यहां पे आपको प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा, एंड हियर यू हैव टू डिक्रीज प्रेशर, यू हैव टू डिक्रीज प्रेशर। ठीक है, क्या पॉइंट्स लिख लिए आपने? डिसॉर्प्शन क्या है? इट इज द रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन। कैसे करोगे डिसॉर्प्शन? आपको टेंपरेचर को करना पड़ेगा इंक्रीज एंड प्रेशर को करना पड़ेगा डिक्रीज। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट एडजॉर्प्शन। इससे एसोसिएट एक टर्म है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का आपको देखा होगा, वो हम कल पढ़ेंगे, और साथ साथ हम टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। एक लेक्चर कल सरफेस केमिस्ट्री इसके साथ खत्म हो जाएगी। जिसने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन आ जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैव अ गुड डे।